हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे एक्सप्लेन में। और यह है सुपर काउंट ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील की 2 in 1 यानी कि 2 स्टार कॉमिक सीरीज राजनगर रक्षक सीरीज की दूसरी कॉमिक्स हाइबरनेशन। तो चलिए इस कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक हेमंड अपने विध्वंसकारी हथियार को हिंदुस्तान के बिहार राजगढ़ के जंगलों में छुपाने आता है, पर एक हादसे में हेमंड और उसका सहायक ऑफिसर बेट्स मारे जाते हैं। वह हेमंड का विध्वंसकारी हथियार राजगढ़ यानी कि राजनगर के एक अंधकूप में दफन हो जाता है। कई दशकों बाद राजगढ़ के जंगल हिंदुस्तान के महानगरों में से एक राजनगर में बदल चुके हैं, जहां डॉक्टर अनीस रजा श्वेता यानी कि ध्रुव की बहन के साथ मिलकर कॉम्बैटिंग ड्रोन्स तैयार करने में लगे हुए हैं, जो कि आने वाले समय में फ्यूचर पुलिसिंग का एक स्वरूप होगा। इसी बीच अलग अलग घटनाओं में ध्रुव और स्टील राजनगर नेशनल फॉरेस्ट में प्रोटोप्लास्ट नामक एक परग्रही से मिलते हैं और एक अनआइडेंटिफाइड मशीनरी से टकराते हैं। प्रोटोप्लास्ट ध्रुव को एक ऐसे भीषण हथियार के बारे में बताता है जिसने उसके ग्रह को तबाह कर दिया और जो अब पृथ्वी को भी तबाह करने वाला है। स्टील अनआइडेंटिफाइड मशीनरी को ध्रुव की मदद से ध्वस्त कर देता है, पर टकराने के बाद स्टील के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। उधर राजनगर में दो ब्रिटिश साइंटिस्ट अपने एनालाइज वेपन्स की प्रदर्शनी के लिए आए होते हैं, जिनकी सुरक्षा का दायित्व इंस्पेक्टर स्टील को सौंपा जाता है। मैकेनिक इन वेपन्स को चुराने की कोशिश करता है। इन घटनाओं के कुछ माह पश्चात राजनगर का स्वरूप पूर्णतः बदल चुका है। अब यह एक भयावह और खतरनाक स्थान है, जिसे कहलाते हैं हाइबरनेशन। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून, संजय गुप्ता की पेशकश। राजनगर नेशनल म्यूजियम फ्यू मंथ्स बैक मेरी नई ज़ात इन माइक्रो डाइवर्स में मिनी लोकेटर्स इंस्टॉल है, जो कि इन्हें फेंकी जाने वाली दिशा में मशीनरी जॉइंट्स को ऑटोमेटिकली लॉकेट कर उन्हें डिटैच कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैकेनिक की इजाद यानी कि उसके हथियार उन म्यूजियम के कांचों को तोड़कर अंदर की मशीनरी को खोल देते हैं। काम तो मेरी उम्मीद से पहले ही पूरा हो गया। चलो, अच्छा है, जेल जाने से पहले तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैकेनिक इंस्पेक्टर स्टील, यानी यह सब एक सेटअप था। अब यह सेटअप तुझे लॉकअप तक पहुंचाएगा। अटैक अलर्ट। मेरे स्टील बॉडी के आउटर स्ट्रक्चर में 440 वोल्ट करंट फ्लो हो सकता है। मैकेनिक, जो कि मेरे इंटरनल सर्किट हार्डवेयर और ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तेरे इन माइक्रो ड्राइवर्स और इनमें फिट माइक्रो प्रोसेसर्स को राख कर सकता है। मेरे माइक्रो ड्राइवर्स को तो भूल गया है स्टील। 2 सेकंड्स में तुझे भी इन एनालिटिकल वेपन्स की तरह पुर्जा पुर्जा कर देंगे। जिस पर इंस्पेक्टर स्टील बोलता है, मेरे स्टील बॉडी के आउटर स्ट्रक्चर में 440 वोल्ट करंट फ्लो हो सकता है। मैकेनिक, जो कि मेरे इंटरनल स्ट्रक्चर और सर्किट हार्डवेयर और ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तेरे माइक्रो ड्राइवर्स और इनमें फिट माइक्रो प्रोसेसर को राख कर सकता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर स्टील उन माइक्रो प्रोसेसर को 440 वोल्ट की करंट की मदद से राख में बदल देता है। यू आर अंडर अरेस्ट मैकेनिक। ग्लाइडर गैंग को ब्रिटिश कार्गो चुराने के लिए भेजने वाले तुम थे, या फिर तुम भी उनकी तरह किसी और के लिए काम कर रहे हो? सवालों के जवाब यहाँ अभी देना चाहते हो या फिर लॉकअप में पिटते हो? जानते हो स्टील, मशीन से भी ज्यादा नफरत मुझे किससे है? तुम जैसी मशीनों से, जो खुद को इंसानों से ऊपर, उनसे काबिल, उनसे समझदार समझती है। तुम्हें पता है बाहर पुलिस के वाहन अपने आप ही स्टार्ट होकर कैसे चलने लगे? डेंजर अलर्ट, हाई लेवल एक्सेलरेशन इनिशिएशन। यह एक्सेलेरेटर डिवाइस है। यह किसी भी मशीन का स्वचालित मोड पर डालकर उसकी पावर खतरनाक लेवल तक बहुगुणित कर सकती है, जिसका नज़ारा तुम अभी बाहर देख ही चुके हो। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। उफ, मैं पूरा बल लगा कर भी इस डिवाइस को खुद से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा खुद पर से नियंत्रण पूरी तरह से हट चुका है। सेम टाइम यानी कि उसी समय पर कमिश्नर राजन मेहरे के रेसिडेंस में जो सीन होता है उसे दिखाया जाता है। मेरा रात्रि गश्त पर निकलने का टाइम हो गया है माँ, मैं चलता हूँ। अरे डिनर तो करता जा बेटा, पनीर कचौड़ियाँ बना रही हूँ, खास तेरे ही लिए। कचौड़ियाँ खाकर मैं क्राइम फाइटिंग कैसे करूँगा माँ? मैं तो कहता हूँ कि इस बंदरे का ही भी मत दो,
कचौड़े खा खा कर अगर मोटी हो गई तो इससे कौन शादी करेगा? ए भैया, खुद खा नहीं सकते तो मेरे खाने पर नजर मत लगाओ। हाई कैलोरी फूड से दिमाग की बत्ती जलती है, समझे? हाँ, मैंने सुना तो था कि इस बायोगैस मशीन के बारे में जो गोबर डालने से बिजली बनाती है। आज देख भी लिया। गोबर? तुम कहना चाहते हो कि मैं गोबर खाने वाली मशीन हूँ? मम्मी, देख लो, तुम्हारा लाडला बेटा तुम्हारे बनाए खाने को गोबर कह रहा है। भगवान से डर झूठी। मैंने मम्मी के खाने को कब गोबर कहा? मैं तो कैलोरी और जंक फूड की बात कर रहा था। अरे यार, अब बस भी करो तुम दोनों। हे राम। श्वेता, मम्मी, आप लोग ठीक तो है ना? हम हाँ भैया, हम दोनों ठीक हैं, पर ज्यादा देर तक यहाँ किसी को ठीक नहीं रहने देगी। मेटालिका। यहाँ पे हम एक और अलग सुपर विलन या फिर कहे विलन को देख सकते हैं जो कि ध्रुव की लेवल लगा रही। श्वेता, तू मम्मी को लेकर ऊपर जा और दरवाजा लॉक कर ले। मैं इसे संभालता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। लाइव मेटल। ये तो लाइव मेटल है, पर लाइव मेटल टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक थ्योरी है जिस पर शोध चल रहा है। अभी तक संसार में कोई भी स्थायी और साइज तौर पर लाइव मेटल को मेटल ह्यूमनॉइड में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। मानना पड़ेगा लड़की, मौत सामने है और तुझे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की चिंता हो रही है। मुझे लगा था कि मेटालिका मेरे लिए यहाँ आई है, पर यह तो श्वेता के पीछे पड़ गई। किचन में एक चीज है जो इसे रोकने में शायद मेरी मदद कर सकती है। मैं चिंता जरूर सता रही है, मगर खुद की नहीं, तुम्हारी। क्योंकि मेरी और मम्मी की ओर बुरी नजर डालकर तुमने अपनी शामत बुला ली है। दुनिया में ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना हुआ है और ना ही हो सकता है जो मेरे भैया को रोक सके। देखते हैं कि ध्रुव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ओह! ध्रुव ने गर्मा गर्म तेल को मेटालिका के ऊपर फेंक दिया है शायद। शाबाश भैया, बहन की जुबान की लाज रख ली तुमने। तेरी इस कतरनी के चलने ने मुझे इतना समय दे दिया कि मैं खौलता हुआ देसी घी किचन से लाकर इस पर डाल सकूं। तूने कैसे जाना कि इसे देसी घी से नुकसान पहुंचेगा? वास्तव में इसे नुकसान देसी घी से नहीं, बल्कि इसके खोलने से पहुंचा है माँ। यहाँ आते ही जब इसने मुझ पर वार किया तो इसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, जिससे मैंने यह अनुमान लगाया कि खुद को लिक्विड स्टेट और दोबारा सॉलिड स्टेट में परिवर्तित करने के लिए इसका टेम्परेचर कंट्रोल आवश्यक है। यानी अगर इसका तापमान बिगड़ जाए तो यह इस तरह तरल से ठोस और ठोस से तरल में नहीं बदल पाएगी। बस मुझे फौरन आपकी कचौड़े वाले देसी घी का ख्याल आया। खोलते घी के अनसैचुरेटेड फैट्स सेल्स आसानी से इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मिल गए और इसका स्वरूप बिगाड़ दिया। अब इसको किसी टेम्परेचर प्रूफ कंटेनर में कैद करना। ओए, इतनी जल्दी नहीं ध्रुव। चाल बढ़िया थी, पर तूने मेरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो उष्ण तरल पदार्थ डाला था उसकी ऊष्मा का स्तर अब न्यूनतम हो गया, जिसके बाद मेटालिका फिर से ध्रुव पर हमला कर दी थी और एक जबरदस्त किक ध्रुव को मारती है और एक और डायलॉग बोलती है। अब मैं तो अपना शरीर पुनः बना लूंगी, पर तेरे शरीर की इतनी हड्डियां टूटने वाली है कि तू अपना शरीर दोबारा उठाने के लायक नहीं रहेगा ध्रुव। यह तो फिर रिफॉर्म होकर भैया पर वार कर रही है, पर भैया और मम्मी के यहाँ होते हुए मैं चंडिका नहीं बन सकती। पर भैया ने इसकी जो टेम्परेचर थ्योरी बताई है उस पर काम करने के लिए एक चीज़ है मेरे पास। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर अनीस राजा की लैब को। यह सिग्नल यानी स्टील की बॉडी कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने स्टील के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया था कि अगर स्टील का बॉडी मैकेनिज्म अमर की या मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो यह अलार्म बज उठेगा। मुझे स्टील की मौजूदा स्थिति का अवलोकन करना होगा। अमूमन यदि इंसानी आँखों को मेगापिक्सल के मानक पर तोला जाए तो आम इंसान की आँखों की कैपेसिटी 556 मेगापिक्सल होती है, पर स्टील की आँखें जो कि दरअसल शक्तिशाली कैमरे हैं 8500 मेगापिक्सल की कैपेसिटी रखते हैं और इन कंप्यूटर्स को लाइव वीडियो फीड देते हैं। स्टील की आँखों की शक्तिशाली कैमरों द्वारा मैं उसके आसपास का दृश्य वैसे ही देख सकता हूँ जैसे अपने चारों ओर का। मैकेनिक मैकेनिक ने स्टील की बॉडी का कंट्रोल उसके दिमाग से हटा दिया है। स्टील की शक्तियाँ अनियंत्रित हो रही हैं। स्टील की बॉडी एक्सेलरेशन मोड पर है। मैं भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। स्टील का मास्टर प्रोग्राम फॉर्मेट करके दोबारा इंस्टॉल करना होगा।
बाकी शक्तियों के साथ मेगागन भी मेरे दिमाग के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अगर जल्द ही कोई रास्ता नहीं निकला तो यह जगह मलबे का ढेर नजर आएगी। शाबाश डील, अपने लिए खुद की कब्र बनाने का इंतजाम कर। मैं तो चला। हा 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 हा। चूम चूम। उफ, अब यह क्या बला है? डीएनए मैच फाउंड। जो भी है, मेरे एक्सीलरेटर डिवाइस से नहीं बच सकती। इन्होंने तो एक्सीलरेटर डिवाइस के ही पर कच्चे उड़ा दिए। ओह, ये तो इंस्पेक्टर स्टील के दोस्त अनिस राजा ने बनाए हुए फाइटिंग ड्रोन्स थे। तो सरेंडर कर दो। इन ड्रोन्स के क्रैकर्स ने तुम्हारा डीएनए आइडेंटिफाइड कर लिया है। अब तुम कभी भी भाग लो, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैकेनिक, ये शॉक प्रूफ ड्रोन्स 440 वोल्ट तक का करंट आराम से डाल सकते हैं। अगर अपना भी यही अंजाम नहीं चाहते हो मैकेनिक, तो सरेंडर कर दो। स्टील की बॉडी में प्रवाहित होता करंट इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यह आराम से स्टील के शरीर से अटैच हो जाएंगे। आओ। इन ड्रोन्स में लगे माइक्रो ड्रिलर्स स्टील की बॉडी में सूक्ष्म सुराख करेंगे, जिसके जरिए ड्रोन्स की कनेक्टिंग केबल स्टील के ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ जाएगी। जितनी देर में ड्रोन स्टील के मास्टर प्रोग्राम को रीइंस्टॉल करेंगे, बाकी ड्रोन्स तुम पर नजर रखेंगे मैकेनिक। ध्यान रखना मैकेनिक, तुम्हारी अपनी जगह से हिलने की जरा सी भी कोशिश तुम्हें इन ड्रोन्स की लेजर बीम का सीधा निशाना बना देगी। स्टील, क्या तुम मुझे सुन सकते हो मेरे दोस्त? यस डॉक्टर अनीस, मास्टर प्रोग्राम रिबूट हो चुका है। अब दोबारा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना मैकेनिक। मेरी बात सुन स्टील, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी नज़र में एक अपराधी हूँ, पर मैं जो कहने वाला हूँ वह बहुत ज़रूरी है। ये अनलिटिकल वेपन्स बहुत बड़े विनाश का सबब बनने वाले हैं, और मैं तुम में मौन रहने का अधिकार है। तुम्हें मौन रहने का अधिकार है। जो कुछ भी तुम कहोगे उसे कोर्ट में तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तुम तुम समझ नहीं रहे हो स्टील। मैंने रानियर फॉरेस्ट में मौजूद उस अनआइडेंटिफाइड मशीनरी के हिस्सों पर कुछ परीक्षण और निरीक्षण किए और अरे, यह क्या हुआ? स्टील की आंखों से आती लाइव फीड कैसे अवरुद्ध हो गई? समझ तुम नहीं रहे हो मैकेनिक। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। यहाँ पर पहली बार हमें दिखाई जाता है कि स्टील की आंखें लाल हो चुकी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि स्टील की जो डायलॉग्स हैं उनको लाल कलर के पैटर्न में दिखाया गया है। ओह ओह माय गॉड। मीनवाइल एट कमिश्नर राजन मेहराज रेसिडेंट, यानी कि उसी वक्त पे कमिश्नर मेहरा के घर पे इसे दोबारा डिफॉर्म करने के लिए तो कम से कम एक गैलन खोलता हो घी चाहिए होगा। चूम चूम, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया। मैं इसका परमानेंट अंजाम यानी कि इंतज़ाम करके आई हूँ। ये 4 ड्रोन्स मैं फर्दर टेस्टिंग के लिए लैब से लेकर आई थी। मुझे क्या पता था कि आज ही इनकी ग्राउंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हिट रेज एक्टिवेटेड। तेरे इन खिलौनों की ऊष्मा कुछ पल के लिए मेरा तापमान अवश्य बढ़ा सकती है, पर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चंद पोलों में ही पुनः कई 100 डिग्री माइनस में चला जाएगा। यह ठीक कह रही श्वेता। ऐसे इसे अधिक देर तक रोका नहीं जा सकता। मैं भी तुम्हारी ही बहन हूँ मिस्टर भैया। कुछ देर मेरे दिमाग पर भी भरोसा कर लो, निराश नहीं होगे। हिट वेव्स डीएक्टिवेटेड। लगता है तुझे अक्ल आ गई लड़की। देख, मेरा तापमान पुनः शून्य से नीचे चला गया। गुड, मेरी उम्मीद से जल्दी ही तेरा बंदोबस्त हो जाएगा। हीट वेव्स एक्टिवेटेड। हीट वेव्स एक्टिवेटेड। आखिर तू कर क्या रही है श्वेता? मैं समझ गया मम्मी कि श्वेता क्या कर रही है। श्वेता मेटालिका का हीट ट्रीटमेंट कर रही है, जिसमें किसी भी धातु का तापमान उसके मेल्टिंग पॉइंट तक बढ़ाया जाता है और फिर उसे ठंडा होने दिया जाता है, और बार बार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। हीट वेव्स डीएक्टिवेटेड, जिससे कि धातु ठोस हो जाती है। इस प्रक्रिया में ऐसे तो काफ़ी समय लगता है, पर क्योंकि मेटालिका का तापमान शून्य से भी कम है, इसलिए यह प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी हो गई, और मेटालिका का शरीर इतना सख्त हो चुका है कि वार करना तो दूर, यह हाथ पैर हिलाने के लायक भी नहीं है। डाड़ा, यह किसी शोरूम में मैंने क्वीन बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या कहा था मैंने भैया? अब मानते हो ना श्वेता द ग्रेट की दिमाग का लोहा? आई एम प्राउड ऑफ यू माई सिस्टर। मेरे प्यारे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। अब ये डेली सोप वाले सीन छोड़ो माँ, और यह सोचो कि इतनी एडवांस ह्यूमनॉइड किसने ईजाद की, क्योंकि यह तो प्रूव हो गया
कि अपने आविष्कारों की टेस्टिंग तुम पर करने का शौक अकेले मुझे नहीं है। यह जानने के लिए इसका पूरा परीक्षण करना होगा हमें, और मुझे पता है कि यह काम कहाँ हो सकता है। डॉक्टर अनीस राजा की लैब में फिर से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ध्रुव मेटालिका को लेकर वहाँ पर आ चुका है। दिस इज अनबिलीवेबल। ऐसा एडवांस मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी विश्व के किसी भी साइंटिस्ट ने अब तक डेवलप नहीं किया है, पर किसी न किसी ने तो इसे बनाया है, चाहे इसे बनाने वाला इस दुनिया का हो या किसी बाहरी दुनिया का। और अगर इसके जैसे लाइव मेटल हथियारों की फौज खड़ी हो गई तो इन पर काबू पाना मुश्किल होगा। तुमने और श्वेता ने एक बार इसे परास्त कर दिया, दोबारा भी कर सकते हो तुम ध्रुव। जरूर नहीं है। अगर इसे ध्रुव पर टेस्टिंग के लिए भेजा गया था तो इसका निर्माता इसके तापमान वाली कमी को दूर कर देगा। फिर हमारे पास इन्हें रोकने के लिए कोई भी तकनीक नहीं होगी। फिर तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए स्टील? यह तकनीक दुनिया भर के लिए साइंटिस्ट के लिए भली अजनबी हो, पर अब दो जीनियस साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि इस तकनीक पर शोध करके इसे विकसित कर सकते हैं, और वे दो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनिस रजा व श्वेता मेहरा। तुम कहना क्या चाहते हो अमर? यही कि तुम दोनों इस लाइव मेटल पर शोध करके फर्ज के वे सिपाही बना सकते हो जो ऐसे हथियारों के लिए विरुद्ध लड़ सकते हैं, जो कि तुम अब तक इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि देश का कानून और मानवता इसकी इजाज़त नहीं देते। हम इस मेटालिका पर शोध कर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर मेटालिक कॉप्स का निर्माण करना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। पर मुझे ये आइडिया ऐसा ही लग रहा है जैसे एटम बम के खतरे से निपटने के लिए और भी ज़्यादा एटम बम बनाना। ऐसा नहीं है भैया। हमारे बनाए हुए मेटल कॉप्स स्टील की तरह ही फर्ज की मशीन होगी। स्टील के मशीनी शरीर में उस इंसान का दिमाग लगा हुआ है जिसने अपने फर्ज के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उस दिमाग का, उस जज्बे का, उस इंसानियत का मुकाबला कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती मेरी बहन। श्वेता और अनिस कॉम्बैटिंग ड्रोन्स के रूप में इस बात को पहले ही गलत सिद्ध कर चुके हैं ध्रुव, कि मशीनी शरीरों को फर्ज के पुतले बनाने के लिए इंसानी दिमाग की, इंसानी भावना की जरूरत होती। हम दोनों ही इन ड्रोन्स की कार्य कुशलता का नमूना देख चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यह कह रहे हो स्टील। मैं अब तक इन ड्रोन्स के आविष्कार और प्रयोगों को लेकर इस संशय में था, और तुम लाइव मेटल कॉप्स की वकालत कर रहे हो। और मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा भैया कि तुम इतने इनसिक्योर को क्यों हो रहे हो। ये तू क्या कह रहे है श्वेता? बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैं भैया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी तरक्की से तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। तू तू समझ नहीं रहे है श्वेता। सही समझा है मैंने। तुम्हें इतनी तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ड्रोन्स और लाइव मेटल कॉप्स तुम्हारी क्राइम फाइटर सुपर इमेज को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पर अब समय आ गया है कि अपनी ईगो को किनारे करके इस सोच को एक्सेप्ट करो कि राजनगर को अपने रक्षक के रूप में किसी फैंसी सुपर हीरो की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस पुलिसिंग की जरूरत है। समझना तुम्हें होगा श्वेता कि जो तुम करने जा रही हो उसका परिणाम न राजनगर के लिए अच्छा होगा और न ही मानवता के लिए। आगे तुम खुद समझदार हो श्वेता। तुम्हें कैसे समझाओ भैया? यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। जब तक राजनगर सुरक्षित हाथों में नहीं होगा तब तक तुम एक आम इंसान की जिंदगी नहीं जी सकोगे, और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे राजनगर रक्षक होने की जिम्मेदारी का बोझ अब उनसे सहन करना मुश्किल हो रहा है जो तुम्हारे अपने हैं, जिन्हें हर पल यह फिक्र खाए जाती है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। 2 days बैक, मम्मी, बड़ी गजब की भूख लगी है। पेट में चूहे तो पेट में ग्रैंड मास्टर रोबो से भी ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। श्श्श, क्या करूं मैं तेरा? घर में घुसते वक्त ही मुंह बंद नहीं रख सकती। नताशा आई है ध्रुव से मिलने के लिए। अरे, नताशा आई है तो मुझे चुप रहने का इशारा क्यों कर रही हो? रुको, मैं मिलकर आती हूँ। घोड़ी जैसी हो गई है, पर अकल नहीं आई तुझे। नताशा ध्रुव से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। दोनों को डिस्टर्ब मत करना। दिन भर तेरा भाई गुंडों बदमाशों के पीछे या अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। कभी उसे अपने आने वाले कल के बारे में भी तो सोचने दे। आखिर तुम चाहती क्या हो नताशा? हम दोनों का आज और आने वाला कल बदलना चाहती हूँ मैं ध्रुव। उसका सिर्फ एक ही तरीका है नताशा। छोड़ दो अपराध की दुनिया, छोड़ दो ग्रैंड मास्टर रोबो को, और लौट आओ मेरे पास। क्या तुम अपनी दुनिया छोड़ सकते हो ध्रुव? क्या तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास लौटने को तैयार हो? तुम कहना क्या चाहती हो नताशा? अपनी क्राइम फाइटिंग छोड़ दो ध्रुव। पापा के पीछे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
तो तुम यहाँ मुझसे रोबो का बचाने का सौदा करने आए हो? मैं यहाँ सिर्फ हमारे भविष्य की आखिरी उम्मीद लेकर आई थी। अपने भविष्य के लिए मैं राजनगर का भविष्य रोबो जैसे मानवता के दुश्मन के रहमो करम पर हरगिज नहीं छोड़ सकता। नताशा, जब तक राजनगर है, रोबो जैसे शैतान है, उनसे राजनगर को बच जाने के लिए यह राजनगर रक्षक रहेगा। यह राजनगर रक्षक उस दिन ही रिटायर होगा जब राजनगर इतना सुरक्षित हो जाए कि इसे किसी रक्षक की जरूरत ही ना हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया ध्रुव कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। गुड बाय ध्रुव। रुक जाओ नताशा, खुद को मुझसे इतना दूर मत ले जाओ कि मैं चाह कर भी तुम्हें अपराध की दलदल से बचा न सकूं। दूर तो मैं तुमसे जा ही चुकी ध्रुव, पर हम अपराधियों की ईमान तुम शरीफ इंसानों से ज्यादा ऊंचा है। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, नताशा तुम्हारे लिए जरूर आएगी। राजनगर, फ्यू डेज लेटर। आज का दिन हिंदुस्तान के और हमारे राजनगर के इतिहास के में एक अति महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। देश को और राजनगर को फर्ज की मशीनों देने वाले डॉक्टर अनीस राजा ने श्वेता मेहरा के साथ मिलकर राजनगर के लिए पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक रक्षकों का निर्माण किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम combating drones. Wow, amazing, awesome. This is future of policing and the future of crime fighting. छोटे अपराधी हो या फिर बड़े सुपरविलन्स, कॉम्बैटिंग ड्रोन्स हर आपदा से निपटने में सक्षम है। उफ, लेजर बीम के रिसीविंग एंड पर होना कोई सुखद अनुभव नहीं है। निकलो यहाँ से रोबो आर्मी। कॉम्बैटिंग ड्रोन सिर्फ रक्षक ही नहीं, मेरी बेटी भीड़ में कहीं खो गए, प्लीज हेल्प। EMDB स्कैनिंग मोड एक्टिवेटेड, आइडेंटिफाइंग स्पेसिफाइड DNA। संरक्षक भी है। थैंक यू सो मच मिस्टर ड्रोन। तो दोस्तों, कहानी की इस जाम तक हमने इस कहानी को घसीटा है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।